नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 मैदानी। पिछले वीडियो में मैंने आपको विश्लेषण दिया था रायगढ़, सारंगढ़ और कोरबा जिले की 9 सीटें किस तरफ झुकी हुई हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बिलासपुर, जांजगीर की कुछ सीटों पर वहां की स्थितियां क्या हैं। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुंगेली और पेंड्रा की सीटें। तो अभी तक मैंने 9 सीटों का विश्लेषण दिया है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोटा की। कोटा बिलासपुर जिले की सीट है और कोटा में जो अभी भाजपा ने जिनको फील्ड किया है वो है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जो हैं, जूदेव फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, वर्तमान में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं जशपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं भाजयुमो में छत्तीसगढ़ में। धर्मांतरण के विरुद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके पिताजी दिलीप सिंह जूदेव देश भर में आइकन थे धर्मांतरण के विरुद्ध काम करने वाले लोगों में, और जशपुर में बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। मिशनरीज के विरुद्ध धर्मांतरण को रोका और जो घर वापसी आंदोलन था, घर वापसी जो टर्म्स है, उसके भी इन्होंने पूरी तरह से मीडिया में रही है। साथ ही दिलीप सिंह जूदेव एक लेजेंड पॉलिटिशियन रहे हैं जो हारने के बाद भी जुलूस निकालते हैं। जब खरसिया से वो लड़े थे तो हार गए थे अर्जुन सिंह से, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने जुलूस निकाला था और आरोप लगाए थे कि प्रशासन की वजह से हारा हूं, कलेक्टर की वजह से हारा हूं, जनता ने नहीं हराया है। तो अनूठे व्यक्ति रहे हैं, उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो इस बार इनको यहां से टिकट दिया है। इन्होंने 12वीं किया है, मेटल टेक में डिप्लोमा किया हुआ है, कृषि इनका प्रमुख पेशा है। यहां से वर्तमान में जोगी कांग्रेस जो है उसकी विधायक हैं डॉक्टर रेणु जोगी। रेणु जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी है और इस समय आयु और स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तो कई तरह की खबरें आती हैं। लेकिन 2018 में ही वो महज 8 दिन पहले चुनावी मैदान में आई थी और वो जीतकर चली गई थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अभी फाइट से बाहर हैं, लेकिन वर्तमान विधायक हैं कोटा से और ये कांग्रेस की सीट रही है परंपरागत रूप से। जब से ये सीट बनी है कांग्रेस की सीट है, कभी भी इस पर कांग्रेस हारी नहीं है। पहली बार 2018 में कांग्रेस यहां से हारी ही नहीं बल्कि नंबर 3 पर चली गई थी। तो इस हिसाब से देखें तो इस बार कांग्रेस यहां से किसको उतारेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी लिस्ट है, जो मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था उसके हिसाब से यहां से अटल श्रीवास्तव जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खासम खास हैं और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनको यहां से कांग्रेस जो है फील्ड कर सकती है। तो अगर हम ये मानते हैं कि अटल श्रीवास्तव वर्सेस प्रबल प्रताप सिंह, तो कोटा का मुकाबला कैसा होगा? अगर इसमें तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं होती है, यानी कि अजीत जोगी जी की जो पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, अमित जोगी अगर यहां से खुद आ जाते हैं या ऋचा जोगी आ जाती हैं या कि डॉक्टर रेणु जोगी आ जाती हैं, डॉक्टर रेणु जोगी आती हैं तो त्रिकोणीय अगर ये हो जाता, पहले तो हम ये कंपैरिजन करते हैं क्योंकि इसमें मैं टाइम लूंगा आपसे, कोटा महत्वपूर्ण सीट है। अटल श्रीवास्तव वर्सेस प्रबल प्रताप सिंह जूदेव अगर होता है तो ये जो सीट है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव बाहरी कहलाएंगे। अटल श्रीवास्तव भी बाहरी है लेकिन जिले के अंदर के हैं, बिलासपुर जिले के हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव तो 400 किलोमीटर दूर जशपुर के हैं। ऐसी स्थिति में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर जो है उर्मिला मार्को भी यहां पर सक्रिय रहती हैं, उनका भी अपना एक वजूद है जो गोंडवाना से ताल्लुक रखती हैं और गोंडवाना की एक अलग उन्होंने पार्टी बना रखी है, उससे ताल्लुक रखती हैं। करीब 4-5 हजार वोट उनके भी होते हैं जो ट्राइब रिमोटेस्ट विलेजेस में वोट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये दोनों के बीच में होता, थोड़ी कांग्रेस की ओर ये झुकी रहेगी, वो स्वाभाविक सी बात है। अगर मान लीजिए त्रिकोणीय हो जाता है कि रेणु जोगी आ जाती हैं, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि बीजेपी नंबर 2 पे रहेगी, नंबर 3 पे रहेगी। नंबर 1 पे जोगी रेणु जोगी आ सकती हैं, आज भी उनको लेकर एक्सेप्टेंस है। फिर भी ये पार्टी का मतलब बीजेपी कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बीच का मुकाबला कड़ा मुकाबला हो जाएगा, बीजेपी आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगी। अगर रेणु जोगी नहीं आती हैं, अमित जोगी आते हैं, तो अमित जोगी बहुत कड़ी फाइट देने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा और यहां से थोड़ा सा बीजेपी अपर हैंड में दिखाई दे सकती है। और अगर ऋचा जोगी आती हैं, ऐसा त्रिकोणीय होता है जिसमें ऋचा जोगी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाई जाती हैं, तो फिर स्थितियां और भी बदल जाएंगी। फिर यहां से कांग्रेस जो है विन विन पोजीशन में रहेगी। यानी 4 फार्मूलों पर आप कोटा को कसिए। पहला तो अटल श्रीवास्तव वर्सेस प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, तो अटल श्रीवास्तव यहां से थोड़े से विन विन है, अपर हैंड है। और अगर अटल श्रीवास्तव प्रबल सिंह जूदेव वर्सेस रेणु जोगी त्रिकोणीय होता है,
तो अटल श्रीवास्तव नंबर 2 पर, रेणु जोगी नंबर 1 पर आ जाएंगे, लेकिन बहुत ही माइनर से डिफरेंस रहेगा और यह तय है कि बीजेपी नंबर 3 पर जाएगी। और अगर रेणु जोगी नहीं आती, अमित जोगी आती फॉर्मूला 4 में, तो अमित जोगी आते हैं तो बीजेपी को थोड़ा सा फायदा मिलेगा और बीजेपी नंबर 1 या 2 पर हो सकती है। अटल श्रीवास्तव यानी कांग्रेस को यहां से नुकसान हो सकता है। और अगर ऋचा जोगी आती हैं तो 100% यहां से जो है विन विन पोजीशन कांग्रेस की रहेगी। ये बिलासपुर जिले की अहम सीट है, देखेंगे। अगली सीट है लोरमी। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को मैदान में उतारा है। अनुभवी हैं, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा 2019 में सांसद बने हैं भाजपा के और पिछले एक साल से वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सक्रिय हैं, शिक्षित हैं, लॉ की हुई है, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर रहे हैं स्टेट के और वो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। पिछली बार जो यहां से लड़े थे धर्मजीत सिंह, जो जोगी कांग्रेस से जीते थे, नंबर 2 पर भाजपा के तोखन साहू रहे थे, नंबर 3 पर चले गए थे शत्रुघ्न चंद्राकर। और ये एक ऐसी सीट थी 2018 में, नोट कीजिएगा, 2018 में जो ताबड़तोड़ जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, उस कांग्रेस की यहां पर जमानत जब्त हुई थी शत्रुघ्न चंद्राकर की। तो ये बहुत अहम बात है। लेकिन वर्तमान में जो नाम आ रहे हैं, शत्रुघ्न चंद्राकर तो बुरी तरह से हारे थे, तो उनका नाम तो नहीं आ रहा है बहुत, लेकिन 2 नाम आ रहे हैं, सागर सिंह बैस और पवन अग्रवाल। तो सागर सिंह भी यहां पर अच्छी मेहनत कर सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, पवन अग्रवाल भी दे सकते हैं, लेकिन अरुण साव के लिए ये सीट झुकी हुई है। धर्मजीत सिंह यहां पर काम करेंगे और धर्मजीत सिंह अभी हाल ही में जोगी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कोटा फॉर्मूलों के हिसाब से अलग अलग जगह पर झुकी हुई है। लोरमी जो एक ही फॉर्मूला है, उसमें अरुण साव की तरफ, थोड़ी बीजेपी की तरफ ये सीट झुकी हुई है, लेकिन फाइट अभी बाकी है। अगली सीट 27 नंबर है मुंगेली की, जो जिला मुंगेली की सीट है। लोरमी भी जिला मुंगेली की सीट है। तो इसमें तो पुन्नूलाल मोहले का अभी भी कोई जवाब नहीं है। रूपलाल कोसरे का नाम कांग्रेस की ओर से चल रहा है, लेकिन पुन्नूलाल मोहले की जो सरलता है, जो उनकी वहां पर उपलब्धता है और जो जिस तरह से वो चलते हैं रहते हैं, या जो उनका सोशल फैब्रिक है, उसमें वो फिट बैठते हैं। और पुन्नूलाल मोहले की तरफ थोड़ी सी ये सीट मुंगेली बीजेपी की ओर झुकी हुई है। अगली सीट है 28 नंबर की तखतपुर। तखतपुर बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहां से वर्तमान में जो विधायक है कांग्रेस की रश्मि सिंह है। रश्मि सिंह बहुत तेज तर्रार नेता हैं और कांग्रेस में एक अच्छे ओहदे पर हैं, संसदीय सचिव बनाया गया है उनको। और जिला की जो दो लौते जो विधायक हैं वहां के, शैलेश पांडे और रश्मि सिंह, उनमें वो शुमार हैं। रश्मि सिंह के जो पति हैं वो आशीष सिंह हैं, जो रतनपुर महामाया मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और एक वजूद वाले परिवार हैं। रश्मि सिंह के पिता भी विधायक रहे हैं और रश्मि सिंह के ससुर भी विधायक रहे हैं। ऐसे ही उनके जो पति हैं आशीष सिंह, उनके साथ भी यही फॉर्मूला लागू होता है। तो इस हिसाब से देखें, रोहिणी प्रसाद वाजपेयी उनके पिता हैं रश्मि सिंह के, और आशीष सिंह के पिता बलराम सिंह उनके ससुर हैं। तो ये दोनों ही में कोई भी यहां पर उतर सकता है और धर्मजीत सिंह यहां से अच्छी फाइट देंगे। संतोष कौशिक भी एक नाम है जो नंबर 2 पर थे 2018 में। हर्षिता पांडे नंबर 3 पर थी भाजपा की। ये सीट ऐसी थी जहां भाजपा नंबर 3 पर थी, जबकि यहां से भाजपा के विधायक हुआ करते थे राजू सिंह क्षत्रिय। किसी वजह से उनका टिकट कटा और हर्षिता पांडे को दिया गया, जो कि मनहर लाल पांडे पूर्व भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, उनकी बेटी हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाई, नंबर 3 पर रही, बल्कि बहुत बुरी हार उनकी वहां से हुई थी। ऐसे देखते हैं तो धर्मजीत सिंह यहां पर अच्छी मजबूत स्थिति में है। अगर रश्मि सिंह वर्सेस धर्मजीत सिंह होता है तो ये सीट धर्मजीत सिंह जी की तरफ झुकी नजर आ रही है। आशीष सिंह आते हैं तो फाइट अच्छी होगी, फिर भी आंशिक रूप से धर्मजीत सिंह की तरफ ये सीट झुकी हुई है। संतोष कौशिक अगर आते हैं तो भी फाइट अच्छी होगी, लेकिन धर्मजीत सिंह फिर भी यहां पर हल्के से विन विन पोजीशन में नजर आएंगे। तो इस हिसाब से देखें तो तखतपुर एनॉल में बीजेपी की तरफ झुकी हुई सीट दिख रही है। इसके बाद 29 नंबर सीट चलते हैं, बिलासपुर जिले की है बेल्हा। तो बेल्हा में धर्मलाल कौशिक है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व स्पीकर हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर रमन सिंह के बहुत करीबी हैं और अच्छे मार्जिन से 24,000 के करीब मार्जिन से इन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र शुक्ला को बहुत बुरी हार हराया था। और यहां पर सियाराम कौशिक ने 27,000 के करीब वोट यहां पर एब्जॉर्ब किए थे जोगी कांग्रेस से। सियाराम कौशिक यहां से पूर्व विधायक रहेंगे, वर्तमान में कांग्रेस में आ चुके हैं। अगर मान लीजिए धर्मलाल कौशिक के सामने प्रमोद नायक, राजेंद्र शुक्ला, सियाराम कौशिक, 3 नाम चलते हैं, तो प्रमोद नायक अच्छी फाइट दे सकते हैं, मार्जिन कम कर सकते हैं, लेकिन ये सीट झुकी हुई जो है बीजेपी की तरफ है।
राजेंद्र शुक्ला यहां से फाइट नहीं दे पाएंगे, पिछली बार भी अच्छी लॉन्ग जंप से हार हुई थी। और सियाराम कौशिक भी अब उस हैसियत में नहीं है, चूंकि वो रहे हैं यहां से विधायक, अच्छी फाइट देते रहे हैं, पर सियाराम कौशिक को भी टिकट मिलती है तब भी यहां से धर्मलाल कौशिक के लिए ये सीट आसान है, यानी बीजेपी की ओर झुकी हुई है। आते हैं बिलासपुर, बहुत ही कठिन है यहां पर कुछ कहना। बिलासपुर में बीजेपी ने अमर अग्रवाल को फिर से उतारा है यहां से। पिछली बार वो करीब 11,000 वोटों से हार गए थे और बहुत ही नए नवेले नेता जिनकी कांग्रेस में महज 1 साल पहले आमद हुई थी, वो शैलेश पांडे तमाम विरोध, झंझावात और तमाम आंतरिक जो झगड़े थे कांग्रेस के, कोई कोऑपरेट करने तैयार नहीं थे पदाधिकारी, लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार, मिसबिहेव हुआ, बावजूद उन्होंने इस सीट को 11,000 वोट से जीता था 2018 में। और अमर अग्रवाल जो यहां से 1998 से लगातार जीते, 37 वर्ष की आयु से वो यहां पर विधायक थे। जब उन्होंने यहां से हारे वो 2018 में, उस समय उनकी आयु 57 वर्ष थी, यानी 20 सालों तक लगातार वो यहां विधायक रहे, जिनमें 15 साल वो मंत्री रहे हैं। अच्छे नेता हैं, अच्छा प्रबंधन करते हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं। शैलेश पांडे और उनके बीच में यहां से कड़ी टक्कर होगी। बिलासपुर की जनता क्या तय करेगी यहां पर कहना बड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा वर्तमान में जो एटमॉस्फेयर है पब्लिक का, थोड़ा सा कांग्रेस की ओर झुका हुआ है। लेकिन यहां पर अच्छा मैनेजमेंट है अमर अग्रवाल जी का और लोगों के बीच में उनका एक प्रेजेंस है, उपलब्धता है उनकी, तो वो भी शैलेश पांडे के लिए कुछ समय के लिए थोड़ा सा इसमें चौंकाने वाला है। देखेंगे इस सीट पर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो मस्तूरी में जाते हैं। मस्तूरी में कांग्रेस प्रत्याशी के संकट से जूझ रही है। यहां पर मस्तूरी में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, तो जयंत पाटले जो बसपा से लड़े थे पिछली बार, नंबर 2 पर रहे थे। और जो लोक गायक रहे हैं लहरिया जी, तो लहरिया जी यहां से नंबर 3 पर चले गए थे। प्रेमचंद जायसी भी यहां से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से, तो लेकिन टिकट अल्टीमेटली मुझे जो लगता है, टिकट या तो लहरिया जी को मिलेगा, और लहरिया जी और कृष्णमूर्ति बांधी जी के बीच में अगर फाइट होती है, कृष्णमूर्ति बांधी के लिए यह सीट थोड़ी सी विन विन नजर आ रही है। अगली जो सीट है मस्तूरी के बाद वैसे तो बेलतरा है, इसके बाद 32 नंबर है। बेलतरा से जो इस जिले की सीट है, बेलतरा को अभी होल्ड किया गया है, फिलहाल में वहां का एनालिसिस छोड़ देते हैं। रजनीश सिंह वहां से विधायक हैं और कांग्रेस से करीब 100 से ज्यादा वहां पर प्रति जो है दावेदार हैं। 32 नंबर सीट के बाद 33 सीट है अकलतरा, जिला जांजगीर में हम एंटर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बिलासपुर जिला, जांजगीर जिला, मुंगेली जिला, पेंड्रा जिला की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अकलतरा में अभी वर्तमान में सौरभ सिंह है। शुरुआत तो बहुत कमजोर हुई थी इनकी, त्रिकोणीय मुकाबले में ये जीते हैं। यहां से ऋचा जोगी बसपा से थी, बसपा और जोगी गठबंधन की से थी, पर वो निकाल नहीं पाई इस सीट को, ये अफसोस रहा उनको। और सौरभ सिंह यहां से भाजपा के जीत गए थे। इस बार वहां से राघवेंद्र सिंह जो है कांग्रेस से नाम आ रहा है। अगर राघवेंद्र सिंह और सौरभ सिंह के बीच में फाइट होती है, चूंकि अब बसपा वहां बहुत मजबूत नहीं रही है, क्योंकि जोगी कांग्रेस और बसपा एक साथ लड़े थे तो अलग बात थी, नंबर 2 पर ऋचा जोगी रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो अब वो वोट कहां जाता है ये देखना होगा, पर सौरभ सिंह की तरफ ये सीट थोड़ी सी बीजेपी की तरफ झुकी हुई है। जांजगीर चांपा में चलते हैं, जहां से वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल। तो नारायण प्रसाद चंदेल वहां से चुनाव लड़ते हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 2001 से 2002 के बीच में किसान मोर्चा के महामंत्री रह चुके हैं। 2010 से 11 के बीच में छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। 2018 में विधानसभा में विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वर्तमान में कोर ग्रुप में मेंबर हैं भाजपा के। तो प्रोफाइल उनकी अच्छी है, ग्रेजुएट हैं, आयु भी बहुत ज्यादा नहीं है उनकी, 55 वर्ष के करीब हैं, तो अभी समय उनके पास पर्याप्त है। और गाहे बगाहे उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी पेश करते हैं, जैसे कि अरुण साव को पेश किया जाता है। चूंकि अभी भाजपा ने कोई घोषित नहीं किया है, तो नारायण चंदेल जी है। नारायण चंदेल जी का जो मुकाबला कांग्रेस की ओर से करेंगे जो, तो उसको हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहां से जो ये सीट है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है बहुत। इस पर नाम जो आ रहा है कांग्रेस की ओर से, महंत राम सुंदर दास जी का आ रहा है, जो जयपुर से विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदेश में, और महंत हैं शिवरी नारायण के। अच्छा वजूद है, अच्छा वर्चस्व है, अच्छी फाइट देंगे नारायण चंदेल को। नारायण चंदेल के लिए सीट बहुत आसान नहीं रहेगी। फिर भी ये कह सकते हैं कि जांजगीर चांपा जो सीट है, ये थोड़ी सी भाजपा की तरफ झुकी हुई है। शक्ति निर्वाचन क्षेत्र में चलते हैं, जहां से डॉक्टर खिलावन साहू को उतारा। 51 वर्ष के हैं ये और महामंत्री हैं पिछड़ा वर्ग के। शक्ति से 2013 और 18 में विधायक रह चुके हैं डॉक्टर खिलावन साहू, और जिला उपाध्यक्ष प्रकोष्ठ के पंचायत प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2009 से 12 के बीच में।
51 वर्ष की आयु है, स्नातक हैं, एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं, एएम है और अच्छा मिलनसार व्यक्ति हैं। यहाँ से कांग्रेस चरणदास महंत हैं जो वर्तमान में विधानसभा में स्पीकर हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्य में गृह मंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह के समय में, और बड़े नेता हैं। उनको फाइट देना थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर खिलावन साहू उनको फाइट अच्छी देंगे। शक्ति की सीट थोड़ी सी कांग्रेस की ओर झुकी हुई है। चंद्रपुर जो है 36 नंबर की सीट है, जिस पर ओपी चौधरी का नाम भी आया था और पिछली बार बसपा से यहां से अच्छी फाइट दी थी गीतांजलि पटेल ने। और इसके बाद जो नाम आया था राम कुमार यादव का, जो कि कांग्रेस के साथ थे, और रातों रात जब उनका टिकट कट गया जोगी से तो रातों रात कांग्रेस में चले गए और जीत हासिल कर ली थी। यहां से बीजेपी से युद्धवीर सिंह जूदेव मैदान में थे, जिनका बाद में देहावसान हो गया। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो उनकी पत्नी संयोगिता सिंह जूदेव को यहां से उतारा है बीजेपी ने, और उनके सामने रामकुमार यादव अगर रहते हैं तो फाइट बड़ी रोचक होने वाली है। और अगर रामकुमार यादव का टिकट पलट करके गीतांजलि पटेल को दिया जाता है तो फाइट और भी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। रामकुमार यादव के रहने की स्थिति में बहुरानी संयोगिता सिंह जूदेव इस सीट को इजीली निकाल रही हैं। लेकिन अगर उनके स्थान पर गीतांजलि पटेल को यहां से उतारा जाता है तो यहां पर मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। लेकिन फिर भी चंद्रपुर थोड़ी सी बीजेपी की ओर झुकी हुई सीट नजर आ रही है। इसके बाद 37 नंबर सीट है जयजयपुर। जयजयपुर निर्वाचन क्षेत्र है जहां से स्थितियां अलग हैं। जयजयपुर में वर्तमान में विधायक हैं केशव चंद्रा, जो कि बसपा से हैं। कांग्रेस के गोरेलाल वर्मन का नाम चल रहा है। जयजयपुर में कृष्णकांत चंद्रा को भाजपा ने उतारा है। ये चंद्रपुर के में प्रत्याशी थे 2003 में, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। जांजगीर में जिला अध्यक्ष भाजपा शक्ति हैं, वर्तमान में शक्ति से ताल्लुक रखते हैं। अब जयजयपुर चूंकि शक्ति में आ गया है तो चंद्रकांत चंद्रा, आयु भी इनकी 56 वर्ष है, पढ़ाई लिखाई बीए एलएलबी है, लॉ है, खेती बाड़ी इनका प्रमुख पेशा है। अच्छी फाइट दे सकते हैं केशव चंद्रा को, तो 100% अच्छी फाइट देंगे। गोरेलाल वर्मन और केशव चंद्रा के बीच फाइट रह सकती है। और यहां से कृष्णकांत चंद्रा है, बीजेपी की तरफ हल्की सी ये सीट झुकी दिख रही है। जयजयपुर बीजेपी के लिए बड़ी कठिन सीट रही है। अब चलते हैं 38 नंबर सीट पामगढ़। पामगढ़ में जो है संतोष लहरे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। यहां से बसपा की इंदु बंजारे प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से यहां से जो नाम आ रहा है, मैं आपको नाम बता देता हूं, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन का है। जयजयपुर से टेक चंद्र चंद्रा का था। गोरेलाल बर्मन का पामगढ़ से कांग्रेस से नाम आ रहा है। और इंदु बंजारे जो है, मैं कंफ्यूज हो गया था, माफ कीजिएगा, जयजयपुर नहीं, गोरेलाल बर्मन जो है पामगढ़ से इनका नाम चल रहा है। कांग्रेस की ओर से संतोष लहरे जो है 53 वर्ष के हैं, बीजेपी ने इन्हें बनाया है प्रत्याशी। 2010 से 14 तक जनपद पंचायत में सदस्य रहे हैं, सभापति रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा जांजगीर चांपा के। कृषि है, पीजीडीआर एलएलबी किया हुआ है इन्होंने, खेती इनका प्रमुख पेशा है, 53 वर्ष की आयु है। संतोष लहरे सतनामी समाज से ताल्लुक रखते हैं और बेशक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इंदु बंजारे यहाँ अच्छी पोजीशन में है, मजबूत पोजीशन में है, उनको लेकर के कोई शंका बहुत कम है। अच्छी लेडी हैं, कनेक्टेड हैं, लोगों तक उनकी रीच है, पकड़ है, पहुंच है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर कठिन रहेगा इनको हराना। तो ये कह सकते हैं कि जो पामगढ़ है वो हल्की सी बसपा की ओर झुकी हुई सीट नजर आ रही है। तो मैंने आपको बताया बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर जिले की स्थितियां। इसमें एक सीट छूट गई है जिसका नाम है मरवाही, जो कि पेंड्रा जिले में आती है। अब आजकल मरवाही में के ध्रुव यहां पर है, बीजेपी ने प्रणव मरपच्ची को उतारा है, जो कि सरपंच है एक गांव के, और डॉक्टर के ध्रुव यहाँ बीएमओ रह चुके हैं। तो के ध्रुव यहां से फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से कर सकते हैं अगर उनको फील्ड किया जाता है। तो मरवाही सीट भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकी नजर आ रही है। तो अभी तक मैंने आपको रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, इन जिलों की स्थितियां बताई। ये 8-9 जिलों में 24 सीटें आती हैं। इन 24 सीटों में मैंने आपको बताया तो 9 सीटें जो पहले पार्ट में आपने देखी थी उसमें से 5 सीटें बीजेपी की तरफ झुकी हुई हैं, 4 सीटें कांग्रेस की तरफ झुकी हुई हैं। इसमें एक बार मैं रिकैलकुलेट करता हूं कि कौन कौन सी सीटें कहां झुकी हुई हैं। अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 मरवाही छोड़ देते हैं, 6, 7 चंद्रपुर, 8 सीटें जो हैं, जो बची हुई सीटें हैं इनमें से, यानी कि 15 सीटें और बचती हैं। 15 सीटों को मैंने इस एपिसोड में आपके साथ विश्लेषण किया। 15 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है
बची हुई 7 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है मजबूत और 1 सीट पर बसपा मजबूत नजर आ रही है, यानी 15 सीटों का यह विश्लेषण है। अगर 24 सीटों का हम पूरा देखते हैं बिलासपुर संभाग की, तो लेलुंगा से लेकर के आखिरी सीट पामगढ़ तक, 38 नंबर की सीट पामगढ़ तक 24 सीटें पड़ती हैं। इन 24 सीटों का अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो कांग्रेस 10 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है और बीजेपी 12 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। एक सीट पर थोड़ा सा जटिल है, बिलासपुर जैसी सीट पर थोड़ा कठिन है कुछ कहना, लेकिन फिर भी वहां कांग्रेस को हम झुका मानते हैं, तो 11 सीट कांग्रेस को दे सकते हैं बिलासपुर संभाग में से और करीब करीब 12 सीटें बीजेपी को दे सकते हैं और एक सीट कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वो बसपा के लिए। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा रायपुर जिले की सीटें, बलौदाबाजार जिले की सीटें और धमतरी महासमुंद जिले की सीटें, इनकी स्थितियां क्या रहने वाली, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। अभी तक मैंने आपको 2 एपिसोड दिखाए हैं मैदानी में, जिसमें पूरा बिलासपुर संभाग कवर किया है, तो अगली बार वेट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा ये आपको कैसा लग रहा है। और जब रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर को, तो अपराह्न यानी 3 बजे के बाद हम फिर बैठेंगे और इस सीट से, इस जो मैं बता रहा हूं, इससे हम मिलान करेंगे स्थितियां क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।